2014 में आया हुआ है। Richard Wilbur as an urban poet with reference to his poems you have read. Discuss Richard Wilbur जो कि एक urban poet था with reference to poems you have read. हाँ जी, किस तरह से Richard Wilbur जो है वो एक urban poet था? Anyone class? उनको मतलब हकारत से देखते हैं कि जो कि अच्छा रूरल एरियाज के भी ले सकते हैं इसमें, कि जैसे जो गांव के लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं और बेसिकली देखा जाए तो इस सेंस में भी आता है कि वो हमारे लिए मतलब खुराक उगाते हैं जो हम खाते हैं, तो उनको हम जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। और इसी तरह अगर हम उसी सेंस में आए कि जैसे कि जो सफाई करने वाले हैं, स्वीपर्स हैं, ये भी बेसिकली उन्हीं एरिया से आए होते हैं। जो जितनी भी ये कम्युनिटी है स्वीपर्स की और ट्रैश कलेक्टर और ये भी उसी एरिया से आए होते हैं। तो जो शहरों में रहते हैं वो समझते हैं कि जैसे हम बड़े सिविलाइज्ड हैं और सब कुछ ये सोफिस्टिकेटेड है, साफ सुथरे हैं, जबकि असल में गंद तो उन्होंने फैलाया, उन्हीं का फैलाया हुआ कूड़ा वगैरह है जो कि वो दूसरे लोग उठा रहे हैं। तो हम उनको जो है मतलब अच्छा नहीं समझते। तो है तो ये शहरी जिंदगी पर ही है, तो उस हिसाब से फिर ये हम इसी तरह इसको एलैबोरेट कर देंगे। अच्छा जी, रिचर्ड विल्बर एज एन अर्बन पोइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन? अर्बन शहर से रिलेटेड, हाँ, और रूरल का क्या मतलब होता है? देहात से रिलेटेड, देहात से रिलेटेड। गांव। हाँ, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आता है कि रिचर्ड विल्बर एज एन अर्बन पोइट, कि क्या रिचर्ड विल्बर एज एन अर्बन पोइट था? वो था तो अर्बन पोइट ही, यानी कि उसने शहरी जिंदगी को ही एक्चुअली शो किया था इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अभी मैं ये पैरा पढ़ रही थी इसी अर्बन पोइट से रिलेटेड कि रिचर्ड विल्बर जो है वो बेसिकली रहता तो शहर में था, लेकिन उसको शहरी जिंदगी के ऊपर सबसे ज्यादा सटायर भी उसने खुद किया है। ठीक है, उसका क्या था कि वो his dedication to urbanity and metrical poems, Wilbur, it is used to be said, posted along a little too smoothly. He wrote the poem by and faith in other poets in our as in our lovers. अगर हम उसको देखें तो अर्बन पोइट्री उसने किस तरीके से लिखी है, उसमें हम उसकी मेनली देखें मेलोडिक ट्रेन्स, अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि उसके अंदर उसने अर्बन लाइफ को कितना खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है कि वो एक ट्रेन में बैठा है और उस ट्रेन के अंदर एक बच्ची उसको मिलती है। देन वो बताता है कि इस सोसाइटी के अंदर, इस अर्बन सोसाइटी के अंदर कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी है। ठीक है, फिर सो ऑन, वो वहाँ की ट्रेन्स के लोगों को देखता है, उनकी लाइफ को देखता है और उस अर्बन लाइफ को वो सारा अपनी पोइट्री के अंदर मेलोडिक ट्रेन्स के अंदर बयान करता है। उसके बाद अगर हम उसकी दूसरी पोएम को लें जो कि हमने ये स्टिल सिटीजन स्पैरो को देखा, उसने एक अर्बन लाइफ को कंपेयर किया कि वो अर्बन लाइफ जिसको सिविलाइज्ड कहा जाता है, एक्चुअली उसने ना अर्बन लाइफ की जो असल तस्वीर है वो शो की थी और उसने बहुत तरीके से उसको सटायर भी किया, लेकिन वो इतनी कोई पंजट सटायर नहीं थी, लेकिन उसने बहुत मॉरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक जो है पोइट्री लिखी जिसके अंदर उसने अर्बन लाइफ को बहुत खूबसूरती से बयान किया था। उस अर्बन लाइफ के अंदर उसने बताया कि स्टिल सिटीजन स्पैरो के अंदर जो स्पैरो जो है वो जस्ट दैट इज अ सिटीजन जिसके अंदर वो ताकत है ही नहीं जो कि एक फेथफुल इंसान के अंदर होती है या एक वल्चर के अंदर होती है, जो कहने को तो एक स्वीपर है या फिर या हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सॉरी लोअर क्लास है जिसको हम स्वीपर्स और ये कूड़ा उठाने वाले या इस तरह के लोग जो होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो बहुत सोफिस्टिकेशन इस वक्त इतनी ज्यादा आ गई है अर्बन लाइफ में कि वो बाहर से खूबसूरत हैं, हम लोग बोलते तो बहुत हैं लेकिन हमारे एक्शंस नहीं हैं, जबकि असल एक्शंस तो वो लोग कर रहे हैं जो कि वल्चर का जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि वो देखने में तो बहुत अगली है लेकिन वो फंक्शन उसका सक्सेस आता है। फिर उसने बताया कि जो मॉडर्न लाइफ है उसको कंपेयर किया अर्बन पीपल को विद द फेथ ऑफ द प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, उसने मॉडर्न पीपल को जो स्पैरो थी उसको कंपेयर किया कि अब जो मॉडर्न पीपल है
उनका फेथ भी डेड हो चुका है, उनके अंदर वो फेथ ही नहीं है जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अंदर था, कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए नरम था, जबकि मॉडर्न मैन का दिल इतना नरम नहीं है, अर्बन मैन का दिल इतना नरम नहीं है जितना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का था। और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ही काम था कि वो न्यूनेस को उन्होंने उन्होंने इस दुनिया को दोबारा से एक न्यूनेस प्रोवाइड की थी। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें उस अर्बन लाइफ की वो बतानी है कि किस तरीके से उसने कंपेयर किया एक अर्बन लाइफ को, एक सिटीजन को, विद द फेथ, विद द वल्चर एंड विद द, यानी कि हम बात तो करते हैं कि हमें न्यूनेस चाहिए, हम ट्रांजिशन के दौर में है, चेंज है, लेकिन हमारे अंदर इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि थोड़ा सा भी चेंज अगर हमारे सामने आ जाता तो हम कहते हैं ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का काम था, बिकॉज ऑफ हिज फेथ ऑन अल्लाह, के वो जो है उन्होंने ना सिर्फ वो कश्ती बनाई, और फिर उसके बाद एक और चीज उसके अंदर दिखाई गई कि जो मॉडर्न मैन है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो बातें करने में तेज है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो उस वक्त क्या था, उनकी जो हार्ड वर्किंग की वजह से, यानी कि अगर हम मॉडर्न अर्बन मैन जो है अगर किसी इंसान को हार्ड वर्किंग देखता है और उसको काम करता देखता है तो वो उसको बर्दाश्त भी नहीं करता। देर इज टू मच जेलसी, देर इज टू मच इनटॉलरेंस इनसाइड अस, जिसकी वजह से हम लोगों की अच्छाई को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो देर इज नो एक्सेप्टेंस इन द मॉडर्न मैन, इन द अर्बन लाइफ देर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रुथ, there is no acceptance of sincerity, there is no acceptance of hard work, and there is no accept of righteous deeds। हमारे अंदर righteous deeds भी नहीं, ठीक है, ना हमारे अंदर है, ना हम औरों के अंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द थिंग जो कि हम उसके अंदर हमने देखा कि हाउ ही हैज कंपेयर्ड द अर्बन मैन, द सिटीजन मैन, विद द फेथ ऑफ द मॉडर्न एंड द पीपल जो कि अपने फेथ के बलबूते पे जिन्होंने फाइट किया। और इसी तरीके से अगर हम स्टिल सिटीजन स्पैरो में स्पैरो और वल्चर को पहले कंपेयर करते हैं तो सेम इज द केस, कि स्पैरो इज बेसिकली द मॉडर्न अर्बन मैन एंड वल्चर इज द वन जो कि जिसका एक्शन ज्यादा है और जो उसकी बात जो है वो कम है, लेकिन जो स्पैरो जैसे लोग होते हैं वो चिरपिंग करने से बाज नहीं आते, वो ऐसे लोगों को टीज करने से बाज नहीं आते, सिवाय उनको बातें करने के और कुछ नहीं आता। तो इसी वजह से जब हम हक के रास्ते पे चलते हैं तो बेटा रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं। तो हक के रास्ते पे जो है ठहरना, हक के रास्ते पे कायम रहना, यही मुश्किल काम होता है। बाकी ये सब जो है, लेकिन हक के रास्ते पे कौन चलता है फेथ के साथ, कौन हक के रास्ते पे कौन चलता है जिसके अंदर फेथ होता है, नॉट द जिसके पास डिग्री नहीं होती, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं होता। फिर अर्बन लाइफ की एक और चीज थी जो कि पॉइंट आउट की वेलबर ने, कि जो अर्बन पीपल होते हैं वो उनका ज्यादातर फोकस नॉलेज के ऊपर है, नॉट ऑन विजडम। ठीक है, अब जो है वो नॉलेज जो कि हमें कल हमने एक प्रॉपर एक वर्ड पढ़ा था, नॉलेज क्या था, सब्सटेंशियल नॉलेज है बेटा, वो अब हमारी जिंदगी से खत्म हो गया है और हमें सिर्फ बातें आ गई हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस वक्त हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं जिसमें एक चीज आती है और दूसरी चली जाती है, यानी कि हमने हर चीज को ट्रैश कैन बना लिया है। हमारे आप देखें ना, जो उसके डिलीट का बटन बड़ी जल्दी आ जाता है, ठीक है, फटाफट डिलीट किया और ट्रैश में कर दिया, फिर हमारे ट्रैश भी बने होते हैं इनबॉक्स में। तो सेम इज द केस, हमने हर चीज को ट्रैश ले लिया। फिर अगर आगे हम जाते हैं उसके बाद हम उसकी थर्ड पोएम हमने पढ़ी, दैट इज सॉरी, उसकी एक और पोएम हमने रिचर्ड विल्बर की ये पढ़ी थी, वो जो न्यूज़पेपर वाली थी, द क्या था, आफ्टर द लास्ट बुलेटिन। आफ्टर द लास्ट बुलेटिन में उसने अर्बन लाइफ को ही पॉइंट आउट किया और उसमें वो जो एक्सेस ऑफ नॉलेज है उसने उसको पॉइंट आउट किया कि इतना एक्सेस ऑफ नॉलेज के बावजूद इंसान जो है सब्सटेंशियल नॉलेज उसके अंदर नहीं है, और दैट इज लर्निंग टूवर्ड्स जस्ट फॉर नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज नॉट द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम। तो विजडम जो है वो खत्म हो गई है, फेथ इज डेड नाउ। और लोग जो हैं वो पढ़ते तो हैं, वो जानते तो हैं, वो बुलेटिन के अंदर देखते तो हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, लेकिन वो आंखें बंद करके सो जाते हैं। वो ना तो बुराई को बुराई कहते हैं, ना वो अच्छाई को अच्छाई कहते हैं, यानी कि दे आर टोटली डेड फ्रॉम इनसाइड, इनवर्डली दे आर द डेड पीपल
और उनके अंदर ये है ही नहीं कि हमने कुछ करना है। फिर उसने उसके बाद मार्जिन एरिया की बात की। मार्जिन एरिया में हमने देखा कि रिचर्ड विल्बर ने बड़ी खूबसूरती से जिंदगी के मार्जिन्स को ड्रॉ किया। ये जो अर्बन पीपल हैं, ये जो सिटीजन्स हैं, ये जो लर्न पीपल हैं, ये जो नॉलेजेबल मैन जिसे हम कहते हैं, जो ये विद द स्लोगन ऑफ नॉलेज जो है हमारे सामने आया है कि भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई एम द मॉडर्न मैन। उसने उसके ऊपर बड़े तरीके से सटायर किया कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है, और जब वो लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसको रात को नींद नहीं आती। जब वो अपने पैशंस के पीछे भागता है तो उसको रात को नींद नहीं आती। तो एक्चुअली वो क्या कहता है, वो इंसान को कहता है कि अपने मन में डूब के पहले उन लिमिट्स को देखो। उसने कहा कि अगर तुम्हारा सेंटर डेड हो जाएगा ना तो तुम यू विल बी नो मोर देन यू विल बी डेड। तो इंसान का जो सेंटर है वो उसकी सोच है, वो उसकी थॉट है, उसका सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हमारा फेथ है, हमारे एम्स ऑफ लाइफ है, हमारा एम ऑफ लाइफ है, हमारी जो डिसिप्लिन हैं जिनके ऊपर हम लाइफ गुजार रहे होते हैं, हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा होती हैं, हमारा गुमान, हमारे ख्यालात, हमारा फेथ, हमारा ईमान, ये सारी चीजें जो है ना ये हमारा सबकॉन्शियस है। और इंसान की जिंदगी वैसी गुजरती है जैसा कि उसका सबकॉन्शियस होता है, जैसा कि उसका गुमान होता है, जैसा कि उसका सेंटर होता है। उसका जो सेंटर है वो बेसिकली उसकी जहनियत है, उसकी सोच है, उसके एम्स है, उनके एम्बिशंस है। अगर वो डेड हो जाए ना, इंसान की होप खत्म हो जाए, एम खत्म हो गया, इंसान के अंदर होप खत्म हो गई, ठीक है, आगे प्रोग्रेसिव जो जीने की तमन्ना वो फिर इंसान की खत्म हो जाती, तो इंसान डेड हो जाता है। तो लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि ठीक है आपके पैशंस हैं, एम्स हैं, दैट इज योर सेंटर, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसका एक मार्जिन होता है। अगर तो आप उस मार्जिन से एक्सीड करने की कोशिश करेंगे तो तब भी आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर वो सेंटर भी खत्म हो गया तब भी आप डेड हैं। दोनों केसेस में आप डेड हैं। आप प्रोग्रेस उस वक्त कर सकते हैं जबकि आप मार्जिन के तहत जो है वो जीते हैं। मार्जिन से आउट होना, दैट इज बेसिकली द डेथ। डेथ जो है फिर आप उसको, तो वो उस मॉडर्न जो मशीनी लाइफ है उसको सटायर करता है कि भाई इतना भी अपने पैशंस के पीछे मत भागो कि तुम जो है एंड तुम्हारा डेथ के ऊपर हो या एंड तुम्हारा डिस्ट्रक्शन के ऊपर हो। तो दैट वाज द बेसिक थीम जो कि वो दिखाता है अपने इस मार्जिन एरिया के अंदर। तो यहाँ पे भी वो अर्बन लाइफ को दिखा रहा है कि जो कि इतनी ज़्यादा मशीनी हो गई है, इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई है। मॉडर्न मैन बेसिकली सेल्फिश है, वो एक मशीनी दौर के अंदर रह रहा है, वो मशीन बन चुका है, और इस तरीके से वो अर्बन लाइफ को बहुत खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे करता है। इस वजह से हम रिचर्ड विल्बर को कहते हैं कि वो एक अर्बन पोएट, ठीक हो गया। तो तब हम जाके कहेंगे कि रिचर्ड वेल्बर एक अर्बन पोइट है। उसने बड़ी खूबसूरती के साथ मशीन से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके, किताबों से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, इवन इंसान की इन्वेंशंस जिसके अंदर उसकी ट्रेन्स आ जाती हैं, उसके डिफरेंट स्केचेस आ जाते हैं। देखिए वो कितने तरीके से वो स्केच ड्रॉ करता है। सॉरी, ट्रेन तो नहीं मैं कहूँगी, ट्रेन तो मेलोडिक ट्रेन तो जॉन एशबरी की हमने पढ़ी थी, लेकिन रिचर्ड वेल्बर जो है उसने इतने तरीके से एक मॉडर्न मैन को पोर्ट्रे किया है, उसकी इनवर्ड फीलिंग्स को, उसके इनवर्ड एनवायरनमेंट को, उसकी जो सेल्फ है और उसकी आउटर सेल्फ, दोनों को उसने बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है। और उसने एक लिंक बयान किया है एक अर्बन लाइफ के अंदर कि जो अर्बन लाइफ में एक जो मैन है वो इनवर्डली और स्पिरिचुअली डेड है। ही नीड्स टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, सो ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो क्या किस तरीके से वो अर्बन पोइट है? उसके बाद है राइट डिटेल्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम स्टिल सिटीजन स्पैरो बाय रिचर्ड वेल्बर। अभी काफी हमने डिटेल जो है उसको पढ़ लिया है। Still Citizen Sparrow is an allegory of the modern life. What is an allegory? Allegory कहते हैं कि हर कहानी एक ऐसी कहानी जिसके आउटर मीनिंग्स
के आउटर मीनिंग्स होते हैं और जिसके इनवर्ड मीनिंग्स होते हैं। दो तरह के एलेगरी जो है एक ऐसी दास्तान को कहा जाता है जिसके इनवर्ड मीनिंग्स थोड़े डीप होते हैं, या वो किसी कहानी से रिलेटेड होते हैं, या वो किसी हिकायत से, या फिर वो किसी सोच से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ एलेगरी क्या है, आउटर वर्सेस इनवर्ड मीनिंग्स जिसे कहना चाहिए, या डीप मीनिंग्स। ठीक है, तो हमेशा ऐसी कहानी को जिसके आउटर सुपरफिशियल मीनिंग्स और होते हैं, उसके डीपर मीनिंग्स और होते हैं, उसको हम एलेगरी कहते हैं। अब यहाँ पे है स्टिल सिटीजन स्पैरो इज एन एलेगरी ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या स्टिल सिटीजन स्पैरो एक एलेगरी है मॉडर्न लाइफ की? यस, इट इज एज एन एलेगरी। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे ये एक एलेगरी है मॉडर्न लाइफ की, तो व्हाट इज द डिलेमा ऑफ मॉडर्न लाइफ? वो क्या करता है, वो एक इमेज लेता है, हाँ जी, एन एलेगरी इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी उसको कहा जाता है। इट हैज अ सरफेस स्टोरी एंड अदर स्टोरी हिडन अंडरनेथ। ठीक है, उसकी एक सरफेस स्टोरी होती है और एक उसकी हिडन स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस स्टोरी माइट बी अबाउट टू नेबर्स थ्रोइंग रॉक्स एंड ईच अदर होम्स, बट द हिडन स्टोरी वुड बी वॉर बिटवीन द कंट्री। ये हो सकता है कि जो सरफेस स्टोरी है वो ये देखा जाए कि माइट बी दो स्टोरीज हैं, दो नेबर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन हिडन मीनिंग्स ये हो कि वो वॉर बिटवीन टू कंट्रीज उसके अंदर शो किया जा रहा है। तो एलेगरी किसे कहते हैं? एक स्टोरी विद इन द स्टोरी को। और इसको हम यूं कहेंगे कि ये मैं यहाँ पे बेटा इसका मीनिंग ही लिख देती हूँ, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि आप लोगों के नोट्स बन जाए। तो एलेगरी क्या है? एन एलेगरी इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। इट हैज अ सरफेस स्टोरी एंड एन अदर स्टोरी हिडन अंडरनेथ। फॉर एग्जांपल, द सरफेस स्टोरी माइट बी अबाउट नेबर्स थ्रोइंग रॉक्स। अब अपेरेंट मीनिंग्स में अगर हम सरफेस स्टोरी देखें स्टिल सिटीजन स्पैरो, तो दैट इज जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ स्पैरो एंड अ वल्चर। अगर हम इसके आउटवर्ड मीनिंग देखें, जिसके अंदर हम सरफेस लेवल के ऊपर देखते हैं कि एक स्पैरो है जो कि जस्ट चिप करती है, जो देखने में बड़ी खूबसूरत है, और उसको जो है वो कंपेयर करता है एक वल्चर के साथ। रिचर्ड विल्बर जो पोइट है वो वल्चर के साथ उसको कंपेयर करता है कि वल्चर जो है वो देखने में तो बहुत अगली है, लेकिन उसके एक्शंस जो है वो स्पैरो से बहुत ज्यादा आगे है। अब अगर हम इस एलेगरी को वल्चर एंड जो स्पैरो है उसकी जो स्टोरी को लेके रिचर्ड विल्बर ने आगे उसको लेके वो चला है, एक्चुअली वो अर्बन एंड रूरल लाइफ को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। वो एक ऐसे सिटीजन को कंपेयर करता है जो कहने को सिटीजन है लेकिन वो इनवर्डली सिटीजन नहीं है। वो कहने को तो खूबसूरत है, वो कहने को तो सोफिस्टिकेटेड लाइफ का एक जो है शो करता है कि भाई मैं एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हूँ, लेकिन इनवर्डली वो जो है अगली है। ठीक है, उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है जो कि वल्चर के अंदर है, यानी कि ही इज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन। ही इज, जो मॉडर्न मैन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जो अर्बन मैन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। उसकी सोफिस्टिकेशन उसको अलाउ ही नहीं करती कि वो कोई काम कर सके। तो दैट इज द थिंग जो कि एक स्टिल सिटीजन स्पैरो जो है उसके अंदर एक एलेगरी जो है वो शो की गई। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं तो उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी आती है। अभी मैंने बड़ा क्लियरली आपको शो किया कि जो अर्बन मैन है, जो मॉडर्न मैन है, ये उसका डिलेमा है कि ही हैज़ नो एक्सेप्टेंस। उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ना तो उसके अंदर खुद ट्रुथ है, सिंसेरिटी है, हार्ड वर्क है, और ना ही वो औरों में बर्दाश्त करता है। सेम इज द केस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में अगर हम देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि उन्होंने कश्ती बनानी है और वो कश्ती बना रहे थे, तो उनके एक्स की आवाज़ से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे। इट मीन्स कि जो मॉडर्न मैन है वो जब किसी को काम करता देखता है, यानी कि वो ना खुद रिस्पॉन्सिबल है ना औरों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्दाश्त करता है। सेकेंडली, हमारे अंदर जो है एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। हमारे अंदर जो है, हम मॉडर्न जो मैन है वो कहने को पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई नया काम करता है तो हम उसको स्नब करना शुरू कर देते हैं, हम उसको रिव्यू करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो कभी भी न्यूनेस को बर्दाश्त नहीं करते। देखिए वो ट्रेडिशनल लोग थे ना, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो मजाक उड़ा रहे थे।
हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया था और उनको पता था कि भाई तूफान आना है, और उन्होंने प्रिडिक्शन हो चुकी थी, और यानी कि देर एक न्यूनेस वो लेके आ रहे थे ना कि भाई ये अब हमने किस तरीके से तूफान से बचना है, किस तरीके से हमने डिस्ट्रक्शन से बचना है, किस तरीके से हमने डेथ से बचना है। लेकिन मॉडर्न मैन जो है, जो अर्बन मैन है, वो पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन उसके अंदर वो विजडम पार नहीं है, उसके अंदर वो सेंस ऑफ विजडम नहीं है, उसके अंदर जो है वो दूर अंदेशी है ही नहीं, जिसको हम एक क्या दूर अंदेशी को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, कि उसके अंदर एक क्या कहेंगे दूर अंदेशी को हम, एक तो शॉर्ट साइटेडनेस होता है, जो जो अब के लोग हैं, मतलब दे आर द शॉर्ट साइटेड, इंटॉलरेंस उनके अंदर बहुत है। और वो जो होते हैं जो जो मतलब न्यूनेस, जो मॉडर्न मैन है, यस फोरसाइट, तो फोरसाइट उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि पढ़ने लिखने में तो बेटा हम बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हम कभी एंड को देख के अपना काम शुरू नहीं करते कि इस काम का एंड क्या होता है, हम बस करते चले जाते हैं। काम वो ठीक होता है, सबसे पहले आप देखें कि बेटा इसका एंड क्या होगा, ये जो मैं काम करने जा रही हूँ, व्हाट विल बी द एंड ऑफ दैट। तो फार साइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर देखी गई कि किस तरीके से वो जो अर्बन लाइफ है उसको रूरल लाइफ के साथ, और एक मॉडर्न मैन को जो है, जो कहने को मॉडर्न है लेकिन वो न्यूनेस और ट्रांजिशन बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हार्ड वर्क के ऊपर भी वो जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं उसके ऊपर, मतलब उनको तंग करते हैं, उनको स्नब करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने देखा कि मॉडर्न जो पढ़ा लिखा मैन है, ठीक है, एक मॉडर्न लाइफ जो है, वो उसके अंदर वो गट्स नहीं है कि वो जो है बर्दाश्त कर सके जो है कोई भी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को। हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फौरन से होपलेस हो जाते हैं, हम सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन उसने कहा कि एक फेथफुल इंसान जो होता है, फेथ इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, फेथ वो है जो नज़र नहीं आता, डिग्री तो आपके पेपर पे शायद नज़र आ जाएगी, लेकिन फेथ बेटा नज़र नहीं आता। फेथ हमेशा एक्शन से पता चलता है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फेथ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनसाइडली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो कि आज का पढ़ा लिखा मॉडर्न मैन इतना इनसाइडली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द मॉडर्न लाइफ, एलेगरी ऑफ द मॉडर्न लाइफ, जो कि उसने इस स्टोरी के थ्रू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, और द इमेजेस जो कि वल्चर का और स्पैरो का था, उसके थ्रू उसने बयान किया। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? क्लियर हो गया? समझ आई एलेगरी क्या होती है? सरफेस मीनिंग वर्सेस आवर डीप मीनिंग, जो कि सरफेस मीनिंग और जो अंडरनेथ मीनिंग्स होते हैं उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब हम करते हैं, या स्टोरी विद इन द स्टोरी की बात करते हैं, तो दैट इज द एलेगरी। तो उसके डीप मीनिंग्स क्या है? सरफेस मीनिंग्स में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ते हैं, उनकी कश्ती बनाने का तरीका, उनकी हार्ड वर्क, उसके बाद जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसको वो किस तरीके से फेस करते हैं, और एंड पे हम देखते हैं कि ये वो वल्चर ही था जिसने न्यूनेस क्रिएट की। तो एक्चुअली जो बिल्डर्स ऑफ सोसाइटी की उसने बात की थी कि बिल्डर ऑफ सोसाइटी वो इंसान होते हैं जो मैन इन एक्शन होते हैं, नॉट द मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो मैन इन एक्शन जो है वो सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। ये बातें करने से हमारी सोसाइटी नहीं बिल्ड अप होती। ठीक है, तो ये सारी जो है चीजें वो यहाँ पे उसने बताई है। यहाँ तक बेटा किसी को एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एलेगरी? क्लियर है सबका? आगे चलें। उसके बाद उसने कहा कि व्हाट इज द फिलोसॉफिकल सेंटर ऑफ द पोएम मार्जिनेलिया बाय द रिचर्ड विगमन। यस, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल सेंटर? कल आप लोगों को पढ़ाई थी, बताइए। मैम मैंने जहाँ तक इसको समझा है, मुझे ये लगा है कि उसने बताया है कि जो जिंदगी की जो रियलिटी है ना, वो बेसिकली हमें फेस करनी चाहिए, जो कि इसका मेन मेरे हिसाब से थीम है कि जो हार्डशिप्स हैं वो हमारी बॉर्डर के ऊपर होती हैं, वो उसके ऊपर होती है जिसको हमने फेस करना था। सेंटर में कोई भी चीज जो है वो नहीं होती। बेसिकली सेंटर में जो चीज है, बेसिकली बॉर्डर पे वो सारी चीजें होती हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और
सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो उसको बॉर्डर की तरफ धकेलती है। बस मुझे तो ये समझ आई, लेकिन इसी चीज को मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो एज पे उसने बोला है कि जो चीजें हमारी एज पे हैं वो बेसिकली इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए, और जो डेथ है वो जो है वो हमारी वो वर्लपूल है जिसपे हमने इन दी एंड जाना है। अच्छा बेटा, सेंटर जो है ना वो खत्म नहीं हो सकता। सूरज है ना, अच्छा, दुनिया का, जी जी यूनिवर्स का सेंटर है, और दुनिया उसके गिर्द घूम रही है। वो जो अभी आप सेंट्रीफ्यूजल और सेंट्रीफिकल फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की बात कर रहे हो ना, वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, इंसान का सेंटर खत्म हो जाए ना, उसकी रूट खत्म हो जाए, पौधे को जड़ से उखाड़ देंगे तो क्या होगा, पौधा डेड हो जाएगा। उसका सेंटर क्या है, उसकी रूट क्या है? सेंटर इज बेसिकली द रूट। अगर हम रूट को छोड़ देंगे ना, हम तबाह हो जाएंगे। वो जो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की ना, कि वो पत्थर होता है, वो एक बच्चा होता है, वो एक पत्थर बांधता है उसके साथ, धागे के साथ, ठीक है, उसके बाद वो उसको घुमाता रहता है। जब तक वो धागा उसके हाथ में रहता है ना, सेंटर के साथ वो टाइट रहता है, तब तक तो वो अपने मदार में घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा हाथ से वो धागे को छोड़ देता है, सेंटर यानी कि वो धागा छूट जाता है उस सेंटर से, तो वो पत्थर कहीं दूर जाके गिरता है और वो जमीन पे जाके गिरता है। इट मीन्स कि जब हम अपने बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि सेंटर नहीं छोड़ना। यहाँ पे वो कहते हैं थिंग्स कंसंट्रेट एट द एजेस, कि वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर एट द एजेस। दिल तो यही चाहता है, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले, ऐसी है। तो ये क्या है, वो कहता है कि हर चीज जो एक्सर्ट करती है प्रेशर सेंटर। हर इंसान का दिल करता है मैं भाई वो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कि भाई आगे से आगे जाना, ठीक है। लेकिन यानी कि हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सेंटर पे एक्सर्ट करती हैं प्रेशर को, लेकिन मेन आपका सेंटर ही होता है जहां से जो एनर्जीज होती हैं वो बिल्डअप हो रही होती हैं। अब वो यहाँ पे फिलोसफिकल सेंटर क्या है भाई इस पोएम का? फिलोसफिकल सेंटर इज योर ओन माइंड, your own aims, your own subconscious, our subconscious part। इंसान की जिंदगी का सबसे ज्यादा जो दारोमदार होता है ना, उसकी सबकॉन्शियस पार्ट पे होता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस पार्ट के ऊपर थोड़ा सा गौर करें ना बेटा, ये जो दिमाग है ना, या तो हम इसके गुलाम होते हैं जिसको हम नफ्स का गुलाम कहते हैं, या फिर हम नफ्स के गुलाम हो जाते हैं, या हम नफ्स को अपना गुलाम बनाते हैं। यानी कि हम अपनी बॉडी को कहते हैं तुमने वैसे चलना जैसे मैं चाह रही हूँ, या फिर हम अपने नफ्स के गुलाम हो जाते हैं, यानी कि हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ये दो तरह की जिंदगी होती है। वो लोग जो अपने नफ्स को गुलाम बना के रखते हैं वो कामयाब होते हैं, और वो लोग जो नफ्स के पीछे भागते हैं वो नाकाम होते हैं। नफ्स के पीछे भागने वाले वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने एम्स एम्बिशंस एंड अपनी एम्स एम्बिशंस, तो इसको मैं नहीं कहूंगी, वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। एम्स एंड एम्बिशंस आर टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, नफ्स को काबू करना, ये जो दिमाग है इसकी सोच को काबू करना, अपने सबकॉन्शियस पार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना। अगर हम इस सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर लेना बेटा, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तो वो एक घोड़े पे आ जाएगी, यानी कि हमारा घोड़ा जो है ना सीधे रास्ते पे आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द फिलोसफिकल सेंटर ऑफ द पोएम, और फिलोसफिकल सेंटर ऑफ द पोएम इज आवर माइंड। हमारा माइंड है वो सबकॉन्शियस पार्ट्स की बात करता है। वो कहता है कि भाई यहाँ पे, फिर वो उस सबकॉन्शियस पार्ट्स, वो कहता है कि हर चीज जो है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर बाउंड्री के अंदर, और इसी तरीके से हमारा जो माइंड है वो भी एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द बाउंड्रीज। वो देखता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ख्वाहिशात हैं, ये सारी चीजें। और फिर क्या होता है, ये ख्वाहिशात और खूबियां जो है इसी मरकज के गिर्द घूमती हैं, ठीक है। और इसी तरह क्या है, द सोल वी हैव टू गो अगेंस्ट with good end efforts, the soul whom we can overcome easily whenever we use our qualities, we hope to get a good end, ठीक है। और इसका जो एंड हुआ था ना इस पोएम का, कि वो ये है कि the soul we have to go against with the efforts, the soul to whom we can overcome easily whenever we use our qualities, we hope to get a good end। उस सोल को जिसको हम ओवरकम कर जाते हैं तो हमें गुड एंड्स जो हैं वो मिल जाते हैं।
तो हमारा जो है आवर रिचेस आर सेंट्रीफ्यूजल, वो यहाँ पे जब कहते हैं ना कि हमारी रिचेस क्या है, हमारी रिचेस हमारी ख्वाहिशात है, और ये सब आपके माइंड के साथ, हमारे माइंड के साथ रिलेट करती हैं। हमारी ख्वाहिशात, हमारा सब कुछ, हमारे एम्स एम्बिशन, ये सब हमारे माइंड में होती है और ये सेंट्रीफ्यूजल होती हैं। मैन कंपोज डेली, इंसान रोज डिजायर्स करता है, एंड अनविटिंगली देयर फाइनल ड्रीम, और वो जो है अपने फाइनल गोल अननोइंगली वो अपने फाइनल ड्रीम्स की तरफ जाता है। And those are our voices whose remote consummate chorus rides on whirlpool rim. Whirlpool rim कहते हैं soul of human body. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वो जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं या तो हमारे ख्वाबों में आना शुरू हो जाती हैं या फिर हमारे ड्रीम्स में आना शुरू हो जाती हैं, तो मार्जिनेलिया इज बेसिकली, वो कहता है कि थिंग्स तो आके एग्जर्ट करती हैं प्रेशर, यानी कि हम अगर एक जिंदगी जी रहे हैं तो हम एक लिमिट तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात की कोई लिमिट नहीं होती। ख्यालात जो है वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की तरह होते हैं कि वो उस धागे को छुड़वा के कहीं से भी दूर जा सकते। तो दैट इज द थिंग कि वो फिर वही बात करता है ना कि गुमान, ईमान और ख्यालात वो कहीं आगे जा सकते हैं इंसान के, और उन्हीं ख्यालात की बेस पे इंसान या तो सक्सेसफुल हो जाता है या फिर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उसका हिस्सा बन जाता है। तो दैट इज बेसिकली द मेन इसका जो था मार्जिनेलिया का, कि किस तरीके से मार्जिनेलिया में वो मार्जिनेलिया बेसिकली है क्या। टू मार्जिनलाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स टू मेक देम फील आइसोलेटेड एंड अनइम्पोर्टेंट। ये भी हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, यानी कि किसी को मार्जिनलाइज कर देना, किसी को बिल्कुल ही अलाइनेट कर देना, अलहदा कर देना। और मार्जिनेलिया ये भी है कि किस तरीके से थिंग्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द बॉर्डर। तो चीजें तो बॉर्डर पे एक्सर्ट कर जाती हैं, इंसान जो है वो अपनी जिंदगी, मतलब जिंदगी लैंड की जिंदगी तक महदूद है, फिश जो है वो अपने पॉन्ड की जिंदगी तक महदूद है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती, हमारी सोचों की कोई हद नहीं होती, सोचें बिल्कुल सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की तरह। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, दैट इज द फिलोसॉफिकल थॉट्स जो कि इसके अंदर वो दिखाता है, और डिफरेंट इसके अंदर जो इमेजेस है उसके थ्रू वो ये सारी चीजें बताता है। इसी तरह ये जो रिकेट्स मिलियन राउंड सॉन्ग डाइज अवे, ये जो रिकेट्स हैं, ये जो रिकेट्स होती हैं वो जो है उनके जो सॉन्ग्स हैं वो डाइज अवे हो जाते हैं फ्रॉम ऑल एडवांस राइजिंग इन एवरी एडवांस, चाहे वो जितना भी आगे चला जाए, यानी कि इंसान जितना भी आगे चला जाए, फाइनल डेस्टिनेशन इज आवर डेथ। तो जाना फिर इंसान ने कब्र में ही है। ठीक है, दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तो बेटा कुछ भी कर लें, जाना फिर इंसान ने कब्र में ही। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हमें बताता है कि मार्जिनलिया इज बेसिकली टू मार्जिनलाइज, कि हमारी जिंदगी तो मार्जिनलाइज है बट हमारी थॉट्स कभी भी मार्जिनलाइज नहीं हो सकती। फिश पॉन्ड के अंदर रह सकती है, लेकिन इंसान का गुमान, उसका सब कॉन्शियस, दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड जिसको हम मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, मार्जिनेलिया बाय रिचर्ड इज कंसर्न विद द पार्ट ऑफ लाइफ। Marginalia by Richard Wilbur is concerned with the part of life that exists at the edge of our consciousness and how we are every day affected by them. Yes, हमारी रोज की कई सोचें होती हैं, रोज वो कई आ जाती हैं, कई चली जाती हैं, तो दैट इज द बेसिकली मार्जिनेलिया जो कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देती हूँ। और कोई पॉइंट्स यहाँ पे फिलोसॉफिकल सेंटर ऑफ द पोएम, कोई पॉइंट ऐड करेगा? Still Citizen Sparrow is a satire on vanity and pride। क्या Still Citizen Sparrow जो है वो सटायर है वैनिटी और प्राइड के ऊपर, इलस्ट्रेट? हाँ जी, सटायर है वैनिटी और प्राइड के ऊपर। यस मैम, सटायर तो है। हाँ, और किस तरीके से जो है वैनिटी दिखाई गई है मॉडर्न मैन की, कि स्पैरो जो है वो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है, उसको अपने इल्म के ऊपर बड़ा नाज है, उसको अपनी खूबसूरती के ऊपर बड़ा नाज है, उसको अपनी सोफिस्टिकेशन के ऊपर बड़ा नाज है, लेकिन इनवर्डली शी इज बिल्कुल वो खाली है। और प्राइड और वैनिटी इंसान की ये भी होती है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। जिस इंसान के अंदर तकब्बुर होता है ना, जब वो किसी दूसरे इंसान की बात सुनता है ना, वो आगे से कहता है मुझे भी आता। अच्छा ठहरो, पहले मैं, हाँ मुझे भी आता, मुझे पता है, मुझे पता। तो एक्चुअली फिर हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो जब आपके अंदर वैनिटी और प्राइड आएगी ना, तो इसी तरीके से जब
बात हुई थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्यों वहाँ के ट्रेडिशनल लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उनके प्राइड एंड वैनिटी की वजह से। इसी तरीके से जो आज का मॉडर्न मैन है उसके अंदर भी ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आज का मॉडर्न मैन वो जस्ट अ मैन ऑफ वर्ड्स है, वो मैन ऑफ एक्शन नहीं है। और फिर वही बात कि अमल से बेघर हुआ इंसान बना के तकदीर का बहाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो वही बात आ जाती है ना, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुंह देता है, किरदार का काजी बन गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो वो गुफ्तार का काजी तो बन जाते हैं हम, काजी तो बहुत बड़े बड़े फतवे दे देते हैं, लेकिन किरदार के गाजी नहीं बनने आता। तो दैट इज द थिंग कि हमारी जो वैनिटी और प्राइड जो है वो कभी भी हमें फुल मैन, एक फुल तो नहीं, एक मैन ऑफ एक्शन जो है वो बनने नहीं देती। और मैन ऑफ एक्शन अगर हम नहीं है तो वी आर नथिंग। उसके बाद राइट अ डिटेल्ड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। बहरहाल इसमें वैनिटी एंड प्राइड की उसने जितने भी लिए हैं ना इमेजेस हैं स्पैरो के, आपने वो बताना है कि वो चिरपिंग है उसकी, फिर उसकी खूबसूरती है, उसको अपनी ब्यूटी पे नाज है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। और वैनिटी एंड प्राइड जो है वो उन लोगों